हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। इससे पीछे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रेजोनेंस क्या होता है। दो वीडियो में रेजोनेंस पे डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। ये रेजोनेंस के लिए लास्ट वीडियो है। इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रेजोनेंस में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग है तो हम रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो, रेजोनेंस बेंजीन रिंग में हमें जब भी दिखाना होता है तो हमें कोई ना कोई इसके साथ सब्सटेंस चाहिए होता है। ये जो ग्रुप होता है ये रिलीजिंग और विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप हो सकता है। आप रिलीजिंग ग्रुप भी यूज कर सकते हो और कोई आप विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा सकते हो। रिलीजिंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है बेंजीन रिंग पे, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। जब हम कोई सब्सटेंस लगा देते हैं बेंजीन रिंग पे तो हम उनकी जो पोजीशंस होती हैं, या तो हम इनको न्यूमेरिक से 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करते हैं, या हम इन पोजीशंस को बोलते हैं ऑर्थो। जो सब्सटेंस की नेक्स्ट पोजीशन होती है उससे नेक्स्ट मेटा, और ये पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा से इसको डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ तभी कर सकते हैं ऑर्थो मेटा पैरा कि जब हमने कोई सब्सटेंस लगा रखा है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इन पोजीशन को ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। तो हम एक बार रेजोनेंस देखते हैं। जब हमारे पास बेंजीन रिंग है और कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है NH2, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से स्टार्ट होगा। देखो, जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं हम लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम इनका मूवमेंट दिखाते हैं थ्रू आउट द रिंग, जो भी मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है। तो ये जो लोन पेयर है इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट जो लोन पेयर है इसे भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास कार्बन है। कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाते हैं, 5 बॉन्ड बन जाते हैं। जो कार्बन बनाता नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। फिर हम रेजोनेंस दिखा रहे हैं तो हम डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। ये जो कर्व्ड एरो ऐसे जो मैंने लगाया अभी अभी ऐसे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मूव कराना। इलेक्ट्रॉन जिस साइड होंगे उस साइड से हम इसको ऐसे मूव कराते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ से मूव कराते हैं। और जो ये डबल एरो है ऐसे, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हम इसको सिंगल हेडेड भी बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम ट्रांसफर कराते हैं, ठीक। तो जब ये डबल बॉन्ड है ये इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज के बन जाएगा, और ये क्या हो गया, NH2 डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे अब क्योंकि आगे भी कंजुगेशन है तो हम इसको फिर से दिखा सकते हैं ऐसे। आगे कंजुगेशन में हम इसको दिखाते जाएंगे, मूव कराते जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड यहाँ था, बाकी ऐसे। फिर से नेक्स्ट कंजुगेशन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH2, और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, नेगेटिव चार्ज वापस, और ये बन गया आपके पास ऐसे। जो NH2 के पास वापस आ गया। अब देखो, जब भी हम रेजोनेंस दिखा रहे हैं हमें वैलेंसेस का ध्यान रखना होता है। कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, नेगेटिव चार्ज बन गया। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन गए, तो आप इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो साथ साथ, क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ जब वापस शिफ्ट हो गया तो लोन पेयर आ गया इसके पास वापस से, तो कोई पॉजिटिव चार्ज अब हम इस पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हमने दिखाया।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब लगा हुआ है आपके पास, अब देखो जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कहाँ कहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज? ऑर्थो पे आया और पैरा पे आया। ऑर्थो पैरा नेगेटिव कैरिंग हो गई और जो मेटा है उस पर कोई चार्ज नहीं आया। ठीक है, तो अब देखो जब ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस अमाइन की रिएक्शन कराते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं, तो हमें पता चल जाता है इस चार्ज से कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ ज्यादा आ रही है? ऑर्थो पोजीशन पे आ रही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और पैरा पे आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे पॉसिबल है? ऑर्थो पे और पैरा पे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके पास लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कराओगे? ऑर्थो पे और पैरा पे। और अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पड़े, न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पे हो सकता है? ऑर्थो और पैरा पे तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीसीज को बोलते हैं, नेगेटिव कैरिंग स्पीसीज को बोलते हैं। तो ये कहाँ अटैक कर सकता है? मेटा पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली लो है। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आप कहाँ कराओगे? ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और मेटा पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ऐसे ही देख लेते हैं एक केस कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तब आप कहाँ अटैक करा सकते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब रिंग जो भी होगी आपकी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या करेगा? डिक्रीज कराएगा। जैसे अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं, NO2 लगा लूं, ये है नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखो प्लस चार्ज आएगा, ऑफ कोर्स NO2 है। ये जो ऑक्सीजन है इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लेगी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज करेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये इस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इसके पास से दूर चला गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, एक ऑक्सीजन और रेस्ट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस बॉन्ड को, यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर से ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे, यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ से चला गया, प्लस चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। रेजोनेंस जब भी हम दिखाते हैं, सभी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब ये जो बॉन्ड था ये वापस यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन गया आपके पास? NO2, और ये आ गया आपके पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अब देखो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, दोनों पे कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो पैरा पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, तो कंपेरेटिवली मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कराएं हम इसमें, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे पॉसिबल है? मेटा पोजीशन पे। और न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पे पॉसिबल है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लो हो गई है,
ऑर्थो और पैरा पे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल के पास अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो हमेशा एक ऐसा सेंटर ढूंढता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, वहाँ ये अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो ये ऐसा सेंटर चाहिए इसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो कंपेरेटिवली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। तो ये थे कि हम कैसे शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस को। हम इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट हम एसिडिक करैक्टर डिफाइन कर सकते हैं फिनोल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो हम फिनोल के बारे में एक बार बात करते हैं। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे जब हम OH लगा देते हैं तो हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप से काम करता है। सबसे पहले जब हम इसमें कोई बेस ऐड कर दें या सॉल्वेंट डालते हैं तो इसका जो H है ये रिलीज हो जाता है, H पॉजिटिव, और ये O नेगेटिव की फॉर्म में आता है जिसको हम फिनोलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज के थ्रू दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के थ्रू। सेम रेजोनेंस का तरीका हमेशा सेम रहता है जो हमने अभी अभी देखा। नेगेटिव चार्ज पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O, रेस्ट ऑल आर सेम। अब नेगेटिव चार्ज को फिर से शिफ्ट कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? पैरा पोजीशन पे। ये बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर से नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कराया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और लास्ट वन इज, और फिर से ये सॉल्वेंट से H रिलीज करा लेगा और आपके पास फिर से एक फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो है जब ये H पॉजिटिव को रिलीज करता है। सेकेंड केस देखो इसका, आपको समझ आएगा कि H पॉजिटिव क्यों निकल जाता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू आपको रेजोनेंस दिखाएगा। कैसे? OH पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, रेस्ट आर सेम। अभी नेगेटिव वापस शिफ्ट, ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसे। ओके, फिर से इसको शिफ्ट कराते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है लास्ट वन इज, देखो बेटा इसके जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं 1 2 3 4, 2 3 4 जो स्ट्रक्चर है इनमें दोनों में अपोजिट चार्ज आ रहा है, प्लस माइनस, प्लस ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे आ रहा है। तो जब हम बिना सॉल्वेंट यूज किए, बिना H पॉजिटिव को रिलीज कराए जब ये रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो ये अपोजिट चार्ज है इसको सेपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड टू सेपरेट अपोजिट चार्जेस, इसीलिए हम हमेशा ये पाथ फॉलो करते हैं। इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम ये H पॉजिटिव आयन फिनोल इजीली अपना रिलीज कर देता है, जो इसके एसिडिक बिहेव को भी डिफाइन करता है। राइट, तो हम जब भी एसिडिक, हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोल का एसिडिक नेचर डिफाइन करते हैं, तो ये क्या करता है कि जब भी हम कोई बेस या कोई भी सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये फिनोल सबसे पहले अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और फिर हम इसमें रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये तो हम पहले भी देखा था, हमने जो स्टार्टिंग में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है R C डबल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखो सेम ऐसे रेजोनेंस दिखा सकता है ये। अगर इसके एसिडिक करैक्टर की हम बात करें तो ये क्या करता है, R नेगेटिव, ये तो करता है H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है ना। अब दोनों के केस में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे, यहाँ पे क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करा देगा, ये इधर चला जाएगा, RC नेगेटिव, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, O नेगेटिव O प्लस H। इसमें फिर से सेम केस हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ रहे हैं। दोनों चार्ज आने की वजह से फिर से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू सेपरेट अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करता है, पहले अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कराता है और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज रिलीज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ये स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो जब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की आप एसिडिक नेचर की बात करते हैं, फिनोल की करते हो, तो ये क्या करते हैं, अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। और H पॉजिटिव आयन रिलीज करना ही क्या होता है, एसिडिक करैक्टर होता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, एसिडिक करैक्टर है, और तब ये रेजोनेंस जो कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, आप कंपेयर कर सकते हो, आप रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो इथाइलामाइन और एनिलीन की, या इथाइलामाइन और एसिटामाइड की। देखो समझो इसे कैसे करते हैं। इथाइलामाइन का मतलब होता है ये C2H5 NH2, ओके। और एक ये कह रहा है एनिलीन, एनिलीन का मतलब होता है कि ये जो C2H5 है इसकी जगह पे कोई भी अराइल ग्रुप आ जाए, NH, ठीक है। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ पे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। नाइट्रोजन के पास जो इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो वीक बेस होगा कंपेरेटिवली। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा नाइट्रोजन पे, इसके पास डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये अपना लोन पेयर इजीली रिमूव कर देगा, इजीली डोनेट कर देगा किसी भी दूसरी स्पीसीज को। लेकिन यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, तो इसका लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में, है? तो ये इजीली शो नहीं, इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है। यहाँ पे लोन पेयर इजीली डोनेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास प्लस आई इफेक्ट का कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा दूं, कोई ऐसा लगा दूं माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल ले इसमें से, तब ये नाइट्रोजन भी इजिली लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस ये लोन पेयर है, रेजोनेंस के थ्रू ये इसमें बिजी रहेगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इथाइलामाइन की, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो फ्री है, ठीक है, अवेलेबल है फॉर डोनेशन। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें, इथाइलामाइन का केस सेम है, एसिटामाइड, एसिटामाइड क्या होता है ये हमें बताइए। एसिटामाइड का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक R ग्रुप है, सेम ले लेते हैं क्योंकि हम C2H5 का ही बात कर रहे हैं, और इसके पास आ जाता है कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया H, ठीक है। अब ये लोन पेयर कंजुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड के साथ, राइट। कंजुगेशन में आने के का मतलब क्या हुआ, ये भी किस में जाएगा, रेजोनेंस, ठीक है भाई। और रेजोनेंस में जाने की वजह से फिर से अगर हम एनिलीन की और अमाइन की और एसिटामाइड की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो विच वन इज मोर बेसिक, ये भी लिख लेते हैं इधर C2H5 NH2, तो बेसिसिटी अभी भी किसकी ज्यादा है, इथाइल अमाइन की, राइट, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन। ये कुछ की नोट्स हैं, जब आप
देखो ये क्या कह रहा है, इनकी नोट्स को समझो कि जब भी आपके पास है सपोज फिनॉल ग्रुप है, ये ले लेते हैं, इसका केस हमने अभी अभी पढ़ा भी है। इसमें अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दूं अलग अलग पोजीशन पे, कि मेटा पोजीशन है, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं पैरा पे या ऑर्थो पे, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को। देखो जब हमने OH का केस पढ़ा था, यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा था पैरा पे, अगर हम यहाँ पे पैरा पे ऑर्थो पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, राइट। कैसे स्टेबलाइज करता है, यहाँ देखें एक बार, यह नेगेटिव चार्ज है और इस पे मैंने लगा दिया एक NO2 ओ, नेगेटिव चार्ज था, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस के थ्रू फिर से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो ये क्या कहता है बेटा कि जब भी आप ऐसे कोई भी इंट्रोड्यूस करा देते हो ऑर्थो मेटा पैरा पे या सिर्फ ऑर्थो पे, ऑर्थो मेटा पैरा, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो जो इनका की एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट आता है, देखो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहे हो ऑर्थो और पैरा पे, वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और अगर मेटा पे करा रहे हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे कभी भी आता ही नहीं है। जब भी हम रेजोनेंस शो करते हैं मेटा पोजीशन पे ना प्लस चार्ज आता है ना माइनस आता है, कोई चार्ज नहीं आता है। ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो आप जब भी अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आप मूव करा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आप जब भी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे वो उसे स्टेबलाइज करेगा, और वाइस वर्सा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाओगे वो उस कंपाउंड को हमेशा स्टेबलाइज करता है थ्रू आउट द रेजोनेंस, राइट। तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, कंपेयर करें, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फोर्थ की, क्योंकि सॉरी 3 की, इसके पास दो दो ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ये दोनों नेगेटिव चार्ज को जो भी यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू आएगा उसे स्टेबलाइज कराएंगे। 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर जो ये इस फोर्थ वाले में लगा हुआ है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी। फिर इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ये, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसको समहाउ स्टेबलाइज ही करेगा, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, राइट। ऐसे ही बात कर रहा है कीनोट्स में कि अगर हम कोई भी -R ग्रुप या -M ग्रुप लगाते हैं 2 और 4 पोजीशन पे या ऑर्थो पैरा पोजीशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एनायन स्टेबलाइज हो जाता है डिलोकलाइजेशन से, मतलब पाई सिस्टम जो भी है वो आपका दोबारा फिर से डिलोकलाइजेशन या आप बोल सकते हो रेजोनेंस के थ्रू वो से स्टेबलाइज कर लेता है। अगर आप -R ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो 3 और 5 पोजीशन पे, मतलब मेटा पोजीशन पे, तो एनायन कैन नॉट बी स्टेबलाइज बाय डिलोकलाइजेशन, क्योंकि उस पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। इफ -I ग्रुप are introduced on the benzene ring, the effect will depend on the distance, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो जिसपे -I इफेक्ट का लगा हुआ है, लाइक कोई हेलोजन आपने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, हेलोजन अगर आप इंट्रोड्यूस करा दो तो वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। जैसे हमने ये इंट्रोड्यूस करा दिया -I सेकेंड पोजीशन पे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी लगा दो, या आप थर्ड पोजीशन पे करा दो या फोर्थ पे कराओ, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो अब इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा, ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे मोर देन थर्ड देन फोर्थ, ठीक, ये है क्या है आपसे। ऑलवेज जो भी आपका रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। ये था आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट हमने पढ़ा।
ठीक है, कि कैसे हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अगर कोई भी अदर ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दिया जाए आपकी बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरिंग पे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे, तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो. I will wait for your suggestion and queries. Thank you.